हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPS 02 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसने अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी है तो आप मेरी ये वीडियो देख के बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा और प्रकृति को स्पष्ट करना है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हमारा MPS 02 जो है वो पूरा क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसके ऊपर है। तो इसकी भूमिका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह अध्ययन है जिसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक मुद्दों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे हैं दूसरे देशों के साथ, हमारा जो संगठन हमने बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय, उसके कौन से मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे कौन से हैं जो पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है वो घूम रहे हैं, और इसका अध्ययन क्या है। परिभाषा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं हम इसमें, कि हमारे राजनीतिक संबंध कैसे हैं, आर्थिक कैसे हैं, सामाजिक कैसे हैं और सांस्कृतिक कैसे हैं। अब आता है प्रकृति। प्रकृति जो है पहला आता है हमारा कि गतिशील विषय है ये, दूसरा बहुविषयीय, और तीसरा क्या है कि वैश्विक समस्याओं से संबंध है, कि हमारी वैश्विक समस्याएं क्या हैं, हम इसमें इसका भी अध्ययन करते हैं। सिद्धांत और आधारित अध्ययन भी हम इसमें करते हैं, और राज्य और गैर राज्य दोनों तत्वों को हम इसमें शामिल करते हैं, कि हमारे राज्यों के साथ भी कैसे हैं और बिना जो गैर राज्य हैं उनके साथ भी संबंध कैसे हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि आधुनिक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व शांति और सहयोग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पर शांति चाहिए, सहयोग चाहिए, या फिर कोई भी संगठन हमें बनाना है, हमें कोई भी समस्या को हल करना है, तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती है, उसे कोई भी एक कंट्री हल नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जो है वो हेल्प चाहिए होती है हमें अदर कंट्री की। तो इसलिए हमारे संबंध किससे होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने चाहिए। जो भी ग्रुप्स बन रहा है उसमें हमें शामिल होना चाहिए, सारे सहयोग की बातें होनी चाहिए। तो हमारा निष्कर्ष भी यही निकलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यथार्थवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यथार्थवाद क्या है। तो इसकी भूमिका ये है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख सिद्धांत है। इसके मुख्य बिंदु ये है कि यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अराजक होती है, और प्रत्येक राष्ट्र जो है वो अपने हित की रक्षा करता है। मतलब सब जो है वो क्या करते हैं, अपने अपने राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, और अपने अपने राष्ट्रीय हित की बात करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, ताकि वो अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें। इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि मुख्य विशेषताएं हमारी कि राष्ट्रीय हित जो है वो सर्वोच्च रखे जाते हैं सबसे पहले, कि हम अपने राष्ट्रीय पर ध्यान देंगे, हमारे हित जो है सबसे ऊपर रहेंगे। शक्ति पर जोर दिया जाता है कि हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे। संघर्ष स्वाभाविक होते हैं, कि अब अगर हम रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो हमारा उससे लड़ाई भी नहीं होगी, हमारा उससे संघर्ष भी नहीं होगा। राज्य मुख्य इकाई है इसकी, कि जो है वो अपने राज्य पर फोकस करने के लिए दूसरों से रिलेशनशिप बनाते हैं। प्रमुख विचारक क्या है इसके, हैंस ये मार्गंथू, थॉमस हॉब्स, ये दोनों इसको सपोर्ट करते हैं यथार्थवाद को। आलोचना भी की गई है कुछ इसकी, कि सह सहयोग की भूमिका कम मानता है, और मानव मूल्यों की उपेक्षा जो है वो करता है। और निष्कर्ष ये निकलता है कि यथार्थवाद जो है वो शक्ति और राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि उदारवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब लिबरलिज्म, उदारवाद क्या है। तो उदारवाद जो है वो यथार्थवाद का वैकल्पिक दृष्टिकोण है। ये हमारे यथार्थवाद का ही एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है। इसका मुख्य बिंदु ये है कि सहयोग संभव रहे, कि सब आपस में सहयोग बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व बना रहे, लोकतांत्रिक शांति को बढ़ावा मिले, और आर्थिक परस्पर निर्भरता महत्वपूर्ण रहे। इसके मुख्य जो विचारक हैं वो वुड्रो विल्सन है, मेन विचारक जो उदारवाद को सपोर्ट करते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि उदारवाद सहयोग और शांति पर बल देता है। क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट इज, शांति संतुलन क्या है। तो शांति बैलेंस ऑफ पावर है, कि हम शांति का संतुलन कैसे बनाए रखें। परिभाषा, कि जब कोई एक देश अत्यधिक शक्तिशाली ना हो और शक्ति कोई एक देश में संतुलित रहे तो उसे शक्तिशाली संतुलन कहते हैं। कि मतलब शक्ति जो है वो एक के हाथ में ना हो, वो सबके हाथ में डिवाइडेड हो, तो उससे क्या होगा कि शक्ति ना तो उसका गलत इस्तेमाल होगा, और वो हमारे लिए क्या बनी रहेगी, और वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पावर बनी रहेगी। हमारे इसके मुख्य उद्देश्य आते हैं कि युद्ध रोकना, स्थिति बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ये सब हमारे मुख्य पॉइंट। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। विशेषताएं हैं हमारी कि शक्ति का वितरण होना चाहिए, गठबंधन निर्माण होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि शक्ति संतुलन विश्व शांति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम शक्ति का बैलेंस बनाए रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे, तो हम विश्व में शांति को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शीत युद्ध क्या है, इसके कारण बताइए। तो इसकी भूमिका आती है मुख्य कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां के बीच में जो है वो स्थिति जो है वो शीत युद्ध की बनी रही थी। मतलब युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन हमेशा स्थिति बनी थी वो युद्ध की ही बनी हुई थी। इसके मुख्य पक्ष जो है वो कौन थे? दो लोग, जो दो थे वो थे यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच जो है वो शीत युद्ध चल रहा था। दोनों जो है अपनी शक्तियों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किसके पास ज़्यादा शक्ति है, कौन किसके पास ज़्यादा वेपन्स है, कौन ज़्यादा वेपन्स बनाएगा। और इसके कारण ये है कि वैचारिक मतभेद थे। एक पूंजीवाद को सपोर्ट करता है तो दूसरा लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है। और शक्ति संघर्ष हो रहा था कि किसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो उसके लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे। सैन्य प्रस्ताव कर रहे थे कि किसके पास सैन्य पावर ज़्यादा है। परमाणु हथियारों की दौड़ की में लगे हुए थे कि हमारे पास ज़्यादा हथियार हैं, आपके हमारे पास ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये संघर्ष हो रहा था शीत युद्ध का। जो दो पावर, पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गई थी। एक तो अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। इसके परिणाम ये निकले कि हथियारों की होड़ निकल गई, गुट निर्माण हो गए। जब दो गुट बन गए, फिर एक तीसरा भी गुट बना जो इन दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है। और वैश्विक तनाव हुए बहुत ज़्यादा, पूरे विश्व के लेवल पर पूरे लड़ाइयाँ हुई, तनाव हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की व्याख्या। जैसे हमने अभी बताया कि हमारा क्वेश्चन था कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध में दो हमारे ग्रुप्स थे, एक तो अमेरिका का था, एक सोवियत संघ का था। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो तीसरा ग्रुप बनता है वो बनता है नाम, जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप बना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भूमिका क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो उन देशों का समूह था जो किसी भी शक्ति के गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया कि हम ना तो इसमें शामिल होंगे और ना ही इसमें शामिल होंगे, हम अलग से अपना ग्रुप बनाएंगे। और आपको पता है कि भारत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि भारत में जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इसका निर्माण किया था और उन्होंने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया था। और भारत भी नाम के ग्रुप में शामिल हुआ था। वो दोनों में से किसी भी शक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसका उद्देश्य ये है कि स्वतंत्र विदेशी नीति हुई थी, विश्व में शांति बनी हुई थी, उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था कि आप मतलब कि गुलाम मत बनाओ किसी को भी, उपनिवेशवाद को ख़त्म किया जाए। मुख्य नेता इसके जवाहरलाल नेहरू, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये तीनों जैमिल और जोसेफ, ये तीनों प्रमुख नेता थे इसके, जो नाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और इसमें बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल हो गए थे। हमारा 7 क्वेश्चन आता है हमारा, वैश्वीकरण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा ये है कि विश्व के देशों में के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। कि हम जो है वो दूसरे कंट्री से आर्थिक रिलेशनशिप बनाएं, सामाजिक बनाएं, सांस्कृतिक बनाएं, तो इसको ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसके लाभ भी होते हैं और इसकी हानियाँ भी होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी हैं। तो लाभ क्या है कि व्यापार में वृद्धि हुई। जब हम दूसरी कंट्री से व्यापार करेंगे तो हमारी कंट्री से भी कोई व्यापार करेगा, तो उससे क्या हो रहा है कि व्यापार में वृद्धि हो रही है। तकनीकी विकास हो रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी हमें जब हम दूसरी कंट्री से व्यापार कर रहे हैं तो हम उसमें देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी है, फिर हम अपने इंडिया में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। जब दूसरी की कंपनियाँ हमारी कंट्री में आके लगेंगी तो जॉब भी निकलेगी, तो उससे क्या होगा, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। इसकी हानियाँ ये हुई कि आर्थिक असमानता आ गई, कि जो अमीर देश थे वो और अमीर होते गए क्योंकि उनको तो लाभ होता गया, लेकिन जो गरीब हैं वो और गरीब होते गए। सांस्कृतिक प्रभाव आया कि अब जो लोग हैं वो अपनी कंट्री की चीज़ों को छोड़ के दूसरी की कंट्री की चीज़ों को अपनाते हैं। एक एग्जांपल है कि जैसे हम लोग अब ज़्यादातर नॉर्मल जो हमारे जैसे साड़ी, ये सूट शलवार ये पहनना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग जितना जीन्स और ये सब पहनना पसंद करते हैं। हम नॉर्मल आज के कंट्री में हमारा जो फास्ट फूड है वो इतना चल गया है कि हमें वो पसंद आने लगा है। हम जो है वो अपनी कंट्री के खाने वगैरह को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते जितना अदर जैसे बर्गर ये सब को देते हैं। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव आ गया है। ठीक है। विकासशील देशों पर दबाव हो गया है कि जो विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं उन पर जो है वो दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री जब अपनी कंपनी लगाएगी तो उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा, हमें कम फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है वो यूएनओ है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि विश्व में शांति बनाए रखना, मानवाधिकार की संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है यूएनओ की स्थापना करने का, कि हम ये सब चीज़ों पे फोकस करें। मुख्य अंग इसके हैं कि इसमें महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो न्यायालय में जाके हम बताएं कि यूएनओ के पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जैसे अभी आपको पता है कि युद्ध चलते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में,
तो वो यूएनओ में जाके क्या करते हैं कि यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहाँ पे जाके दोनों ग्रुप जो है वो अपनी बात रखते हैं और फिर उसको हल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रहित क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो राष्ट्रहित की परिभाषा ये है कि राष्ट्र के वह लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य कार्य करता है, राष्ट्रहित कहलाते हैं। कि राष्ट्र के कौन से लक्ष्य जिसमें राज्य कार्य करता है, राज्य जो है वो काम करता है, उसको ही हम राष्ट्रहित कहते हैं। इसके प्रकार ये हैं कि प्राथमिक हित होने चाहिए, द्वितीय भी होने चाहिए, स्थायी हित भी होने चाहिए हमारे, और अस्थायी भी होने चाहिए। परमानेंट भी हमारे हित होने चाहिए और नॉन परमानेंट भी होने चाहिए जो बदलते हैं। इसका महत्व क्या है कि विदेश नीति निर्धारित करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, कि सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जब राज्य में लोग रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए, विदेश नीति भी हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो उत्तर शीत युद्ध क्या है हमारा, तो विशेषता इसकी ये है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, वैश्वीकरण का विस्तार हो गया था। कि क्या हुआ कि जब दो गुटों के बीच लड़ाई खत्म हो गई तो एक जीता, तो पूरे विश्व में जो है वो उसका नाम चल रहा था, एक ग्रुप बना, तो उसको एक ध्रुवीय व्यवस्था बोलते हैं। वैश्वीकरण का विस्तार हो गया कि पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, लोग दूसरी कंट्री से व्यापार करने लगे, संबंध बनाने लगे, तो ये वैश्वीकरण का विस्तार हो गया। थर्ड आता है हमारा क्षेत्रीय संगठन का विस्तार हुआ कि जो लोग जो है आपस में क्षेत्र जैसे आसियान, सार्क, ये सब जो है वो क्षेत्रीय संगठन बने। अंतर्राष्ट्रीयवाद जैसे नई चुनौती आ गई, आतंकवाद के आतंकवाद जो है उसको बढ़ावा मिलने लगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा आ गई और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप जो है वो बहुत ज़्यादा बदला। तो अब मैंने जो ये पॉइंट एक्सप्लेन करे, आप इसको क्या एक पॉइंट बनाकर और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।